एक तरफ हमारे देश में 25 साल का एक नौजवान ग्रेजुएट अपने घर में बैठा है, वो बेरोजगार है, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ एक एयर कंडीशन्ड ऑफिस वाली नौकरी चाहिए। और ठीक उसी समय दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत एक कमरे में बैठकर ये तय कर रही है कि किसी स्थानीय मंदिर या मस्जिद में मंगलवार को पूजा कितने बजे होगी। जो कि सुनने में बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं। एग्जैक्टली। पहली नजर में इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नजर नहीं आता। मतलब एक बेरोजगार युवा और सुप्रीम कोर्ट का टाइम टेबल। और अगर हम इसमें एक तीसरी बात भी जोड़ दें कि खाड़ी देशों में जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, उनकी वजह से एक आम आदमी के घर का रसोई गैस का बजट कैसे बिगड़ रहा है, तो ये तस्वीर और भी उलझी हुई लगती है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है। तो चलिए इस पूरे मामले को खोलकर समझते हैं। आज की इस डीप ड्राइव में हमारे पास द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जैसे कई स्रोतों से आई रिपोर्ट्स का एक बड़ा स्टैक है। हाँ, और जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे भारत की है जो एक बहुत बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। सही कहा। हमारी आंतरिक जनसांख्यिकी, मतलब हमारे डेमोग्राफिक्स, हमारी न्यायपालिका की बदलती भूमिका, बाहरी दुनिया का ऊर्जा संकट और विश्व व्यापार संगठन में हमारी नीतियां, ये सब एक ही धागे से जुड़े हुए हैं। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर समस्याओं को ना अलग अलग खांचों में रखकर देखते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि विदेश नीति का हमारे रसोई गैस से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। या फिर अदालतों के फैसलों का देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई संबंध नहीं है। लेकिन असल में ये एक बदलते हुए देश की कहानी है। एक ऐसा देश जिसे बाहरी झटकों से बचने के लिए सबसे पहले अपने आंतरिक ढांचे को ठीक करना होगा। तो शुरुआत उसी आंतरिक ढांचे से करते हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था का इंजन होता है, यानी हमारी आबादी। हम दशकों से यही सुनते आए हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हाँ, वो जो एक आम धारणा बनी हुई है। एग्जैक्टली। लेकिन द हिंदू के रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो एक अलग ही हकीकत बयां कर रहे हैं। 2051 तक हमारी आबादी लगभग 1.59 बिलियन हो जाएगी, लेकिन इसके बढ़ने की रफ्तार अब बहुत धीमी हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब हम एक युवा देश से बुजुर्ग देश बनने की ओर बढ़ रहे हैं। 2021 में हमारी औसत आयु सिर्फ 28 वर्ष थी, जो 2051 में बढ़कर अंदाजा लगाइए 40 वर्ष हो जाएगी। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव है। इस औसत आयु के बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि समाज का पूरा ढांचा बदलने वाला है। अच्छा। बिल्कुल। रिपोर्ट में एक बहुत ही अहम आंकड़ा है कि 0 से 4 साल के जो बच्चे हैं ना, उनकी संख्या में भारी कमी आने वाली है। मतलब पिछले एक दशक में लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। बाप रे, 90,000? हाँ, और 43,000 नए निजी स्कूल खुले हैं। तो ये सिर्फ स्कूलों के खुलने या बंद होने का आंकड़ा नहीं है। ये बताता है कि परिवार अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और उन पे ज्यादा संसाधन खर्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हम बच्चों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उन्हें ग्रेजुएट बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल ने जो सच्चाई सामने रखी है वो डराने वाली है। मतलब 20 से 29 साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनमें से केवल 6.7% के पास ही स्थायी नौकरी है। वो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। लगभग 40% युवा बेरोजगार हैं। अगर हम शिक्षा पर इतना खर्च कर ही रहे हैं तो ये 40% बेरोजगारी का आंकड़ा कहाँ से आ रहा है? तो इसके पीछे का विज्ञान सिर्फ अर्थशास्त्र का नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र का भी है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट इस बात की बहुत गहराई से पड़ताल करती है। अच्छा, क्या कहती है वो रिपोर्ट? वो बताती है कि हमारे समाज में सदियों से जाति, वर्ग और जो एक औपनिवेशिक मानसिकता है ना, यानी अंग्रेजों के समय से चली आ रही वो बाबू संस्कृति, उसने एक गहरी खाई बना दी है। बाबू कल्चर। हाँ, समाज हेडवर्क यानी दिमागी या डेस्क जॉब को हैंडवर्क यानी शारीरिक श्रम से बहुत ऊपर मानता है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं तो ये कुछ ऐसा है कि हमने एक बहुत बड़ी और आधुनिक फैक्ट्री तो लगा दी है, लेकिन उस फैक्ट्री में हर कोई सिर्फ मैनेजर की कुर्सी पर बैठना चाहता है। एग्जैक्टली। मशीन को ऑपरेट करने वाला, वेल्डिंग करने वाला या तार जोड़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन कामों को हमारे यहाँ छोटा माना जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है।
और यही कारण है कि युवा खाली बैठना या बेरोजगार रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा कौशल वाला काम नहीं करना चाहते जिसमें शारीरिक श्रम लगे। वो बस एक सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, एक कागजी सर्टिफिकेट जो उन्हें एक वातानुकूलित कमरे तक ले जाए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमारा ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये कोई अनंत काल तक चलने वाली चीज नहीं है। हाँ, वो तो है। 2041 के बाद ये खत्म होने लगेगा। जब हमारी आबादी की औसत आयु 40 के पार होगी ना, तो अर्थव्यवस्था का फोकस ही बदल जाएगा। फोकस बदल जाएगा? मतलब इसका असल में क्या मतलब है? हम किस तरफ जाएंगे? इसका मतलब है कि हमें सिल्वर इकोनॉमी की तरफ मुड़ना होगा। अर्थशास्त्री सिल्वर इकोनॉमी उस व्यवस्था को कहते हैं जहां बाजार युवाओं के गैजेट्स या फैशन की बजाय बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रित हो जाता है। ओहो। उनके लिए बने विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके वित्तीय प्रबंधन पर। और अगर हमारी आज की युवा आबादी बिना कौशल के सिर्फ डेस्क जॉब के इंतजार में अपनी उम्र निकाल देगी, तो जब वो बुजुर्ग होंगे तो उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं। एग्जैक्टली। न तो उनके पास कोई आर्थिक सुरक्षा होगी और ना ही देश के पास उनका ख्याल रखने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। यार, ये तो एक टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब जैसी स्थिति है। और जब समाज में इस तरह की गहरी बेरोजगारी, अकुशलता और एक अनिश्चित भविष्य का डर पनपता है, तो स्थानीय प्रशासन के लिए लोगों की उम्मीदों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरह का प्रशासनिक ठहराव आ जाता है। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि जब स्थानीय व्यवस्थाएं फेल होती हैं, तो समाज दिशा निर्देश के लिए न्यायपालिका की ओर देखता है। जो हमें आज के हमारे दूसरे मुख्य विषय पर लाता है। बिल्कुल सही जोड़ा आपने। जब समाज बहुत तेजी से बदलता है, लेकिन पुरानी मानसिकताएं या जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो उस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पाती, तो एक संस्थागत शून्य पैदा होता है। एक वैक्यूम बन जाता है। हाँ, और इस शून्य को भरने का काम फिर न्यायपालिका को करना पड़ता है। आज अदालतों का दायरा सिर्फ कानून की व्याख्या करने तक सीमित नहीं है, वो जीवन, मृत्यु और यहाँ तक कि लोगों की गहरी आस्था से जुड़े फैसले ले रही हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के एक संपादकीय में हरीश राणा के मामले का गहराई से विश्लेषण किया गया है। हाँ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी थी। हरीश राणा पिछले 10 साल से वेजिटेटिव स्टेट में थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनके लाइफ सपोर्ट को हटाने की अनुमति दे दी है। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है ना? और ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये पैसिव यूथनेशिया यानी इच्छा मृत्यु और गरिमा के साथ मरने के अधिकार की दिशा में एक बहुत बड़ा दार्शनिक और सामाजिक कदम है। सही बात है। चिकित्सा विज्ञान ने आज इंसान को जिंदा रखने के ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो पहले संभव ही नहीं थे। लेकिन सिर्फ मशीन के सहारे सांस लेने को क्या हम जीवन कह सकते हैं? ये तो मेडिकल साइंस से ज्यादा नैतिकता का सवाल है। बिल्कुल। नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसे देशों में तो बाकायदा इसके लिए संसदीय कानून और सख्त मेडिकल बोर्ड मौजूद है, लेकिन हमारे देश में संसद की बजाय अदालतों को ये जटिल तंत्र विकसित करना पड़ रहा है। एक मिनट, चलिए, जीवन और मृत्यु जैसे जटिल मेडिकल मामलों में अदालत का दखल समझ आता है क्योंकि वहां मौलिक अधिकारों की बात है। लेकिन दैनिक भास्कर और बाकी स्रोतों में मध्य प्रदेश के भोजशाला और उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी विवाद का जो जिक्र है वो मुझे थोड़ा हैरान करता है। अच्छा, उसमें आपको क्या विरोधाभास नजर आता है? देखिए, भोजशाला एक 11वीं सदी का स्मारक है। रिपोर्ट बताती है कि हिंदू समुदाय इसे माता सरस्वती का मंदिर मानता है और मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। पुराना विवाद है। हाँ, और 2003 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI ने एक व्यवस्था बनाई थी कि वसंत पंचमी पर हिंदू वहां विशेष पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे। अब इस साल दोनों एक ही दिन पड़ गए और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वही तो मेरा सवाल यह है कि एक स्थानीय परिसर में त्योहार का समय तय करना या भीड़ को मैनेज करना, क्या ये एक स्थानीय जिलाधिकारी या प्रशासन का काम नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर देश की सबसे बड़ी अदालत को एक टाइम टेबल बनाना पड़ रहा है, तो क्या ये सीधे तौर पर हमारे स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं है? ये एक बहुत ही गहरी और संस्थागत चिंता है। विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के विश्लेषकों ने भी ठीक यही बात रेखांकित की है कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय एक प्रशासनिक संकट के रूप में देखना चाहिए। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन खुद फैसले लेने से डर रहा है? हाँ, स्थानीय प्रशासन अक्सर किसी भी तरह के राजनीतिक या सामाजिक दबाव के कारण खुद निर्णय लेने से बचता है और वो मामला सीधा अदालतों पर छोड़ देते हैं। ज्ञानवापी मामले में भी 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी जा रही है।
वहां मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत ही मार्मिक टिप्पणी की थी कि जो बात एक पक्ष के लिए पूरी तरह से आधारहीन और अतार्किक लग सकती है, वही बात दूसरे पक्ष के लिए उसकी सबसे गहरी आस्था का विषय हो सकती है। लेकिन अदालतें आस्था पर तो फैसला नहीं सुना सकती ना। मतलब उनका काम तो साक्ष्यों और कानून को देखना है। एग्जैक्टली और यही सबसे बड़ा संकट है। जब दो समुदायों के बीच जमीनी स्तर पर संवाद खत्म हो जाता है और स्थानीय कार्यपालिका पर विश्वास नहीं रहता, तो अदालतें वो काम करने को मजबूर हो जाती हैं जो असल में समाज के नुमाइंदों को करना चाहिए। सही कह रही हैं आप। भोजशाला मामले में कोर्टरूम के अंदर दोनों पक्ष समय के बंटवारे पर राजी हो गए थे। अगर यही आपसी समझदारी अदालत के बाहर दिखाई जाती, तो देश के सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय एक प्रशासनिक टाइम टेबल बनाने में नहीं जाता। तो एक तरफ हम देश के अंदर एक ऐसे प्रशासनिक ठहराव से जूझ रहे हैं जहां छोटे छोटे विवाद भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और दूसरी तरफ देश के बाहर एक ऐसा तूफान खड़ा है जो हमारी अर्थव्यवस्था की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। आप मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब हमारी ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध से है। अगर हम इन दोनों स्थितियों को एक साथ रखकर देखें ना, तो हमारी असल कमजोरी समझ में आती है। दैनिक जागरण और लाइव हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो भू राजनीतिक तनाव चल रहा है, वो अभी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मुझे इस हॉर्मुज जल डमरू मध्य का अर्थशास्त्र थोड़ा और समझाइए। मतलब एक आम आदमी के लिए ये सिर्फ नक्शे पर एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, इसका भारत पर इतना गहरा असर कैसे हो सकता है? तो इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के तेल और गैस व्यापार की एक मुख्य नाली है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। 20%? हाँ, और जब ईरान ने इस संकरे रास्ते पर खतरा पैदा किया, तो कतर जैसे बड़े देशों को अपने गैस उत्पादक जहाजों को रोकना पड़ा। इसका सीधा परिणाम ये हुआ है कि कच्चे तेल की कीमतों में 40% तक का भारी उछाल आ गया है। बाप रे, 40%? अब बात भारत की करते हैं। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल और 60% गैस आयात करता है, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी खाड़ी क्षेत्र से आता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी के तौर पर रखूं, तो ये ऐसा है जैसे हमने अपने देश में विकास की एक अत्याधुनिक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन तो बना ली है, लेकिन जिन पटरियों पर वो ट्रेन दौड़ती है और उस ट्रेन का जो ब्रेक है वो किसी दूसरे देश में बैठे एक ऐसे ऑपरेटर के हाथ में है जो खुद एक युद्ध में उलझा है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। ट्रेन हमारी है, लेकिन उसे कब रोकना है ये कोई और तय कर रहा है। ये हमारे मेरुदंड का सबसे सटीक वर्णन है, और इसका असर सिर्फ सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट साफ बताती हैं कि कच्चे तेल के इस 40% उछाल के कारण एक आम भारतीय परिवार के मासिक बजट में एलपीजी और परिवहन ईंधन का हिस्सा 7.5% से बढ़कर 10.2% हो गया है। मतलब सीधा सीधा आम आदमी की जेब घट रही है। बिल्कुल। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने सहयोगी देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो होर्मुज में अपने युद्धपोत भेजें, लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल हमारी ऊर्जा सुरक्षा की कोई परवाह नहीं करते? देखिए, कूटनीति में हर देश अपना हित देखता है। वरिष्ठ पत्रकार आर जगन्नाथन का विश्लेषण बताता है कि अमेरिका और इजराइल का मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करना और हमास, हिजबुल्लाह या हुती जैसे गुटों को रोकना है। उन्हें इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि इससे भारत की आपूर्ति श्रृंखला टूटती है या यहाँ महंगाई बढ़ती है। हमने इस निर्भरता को कम करने के लिए आईमैक यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का एक बहुत बड़ा सपना देखा था। हाँ, वो कॉरिडोर प्रोजेक्ट। लेकिन इस युद्ध के माहौल में वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अब घटाई में पड़ता दिख रहा है। तो ऐसे में हमारे पास क्या विकल्प बचता है? हम कैसे इस झटके से उभर सकते हैं? मतलब कुछ तो रास्ता होगा। यहाँ रणनीतिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात आती है। हमें अपनी ऊर्जा और तकनीक के लिए तुरंत नए और आक्रामक कदम उठाने होंगे। भारत को अंडमान में घरेलू तेल की खोज में तेजी लानी होगी। सौर ऊर्जा पर अपनी निर्भरता बढ़ानी होगी। लेकिन बात सिर्फ तेल की नहीं है। हमारी अर्थव्यवस्था की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी हमारा डेटा और सॉफ्टवेयर है। वो कैसे? आज भारत की पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था, बैंकों से लेकर सरकारी सेवाओं तक,
गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के सर्वर पर टिकी है। अगर कल को दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती है तो तेल के साथ साथ हमारी डिजिटल जीवन रेखा भी काटी जा सकती है। हमें अपनी स्वतंत्र एआई और क्लाउड सेवाओं की तुरंत जरूरत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। मतलब अपनी खुद की तकनीक बनाने, अंडमान में तेल खोजने या सौर ऊर्जा का विशाल ढांचा खड़ा करने के लिए हमें खरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास वो पूंजी नहीं है। हमें विदेशी निवेश चाहिए। और जब बात विदेशी पूंजी और वैश्विक व्यापार की आती है तो बिजनेस स्टैंडर्ड का वो संपादकीय सामने आता है जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। एग्जैक्टली। ये कड़ियां आपस में कैसे जुड़ती हैं ये देखना बहुत दिलचस्प है। अभी कैमरून में WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा है। विश्व व्यापार का पूरा तरीका बदल चुका है। अब कोई एक देश किसी प्रोडक्ट को पूरी तरह से अकेले नहीं बनाता। अब दुनिया ग्लोबल वैल्यू चेन्स और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स पे चलती है। मुझे ग्लोबल वैल्यू चेन वाला हिस्सा थोड़ा और समझाइए। तो ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट का डिजाइन अमेरिका में बनता है, उसके चिप्स ताइवान में बनते हैं, उसकी असेंबलिंग भारत या वियतनाम में होती है और वो बिकता यूरोप में है। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया मिलके एक चीज बना रही है। हाँ, और अगर आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना है तो आपको इस चेन में कहीं ना कहीं खुद को फिट करना होगा। और यहीं पर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? इस सम्मेलन में एक समझौते पर चर्चा हो रही है जिसे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट या IFD कहा जा रहा है। दुनिया के 128 देश इसका समर्थन कर रहे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इस IFD का मकसद है निवेश के नियमों को आसान बनाना और लाल फीताशाही को कम करना। हाँ, बिल्कुल सही। अब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी पूंजी चाहिए, फैक्ट्रियां लगानी हैं, और दूसरी तरफ भारत WTO में इस IFD समझौते का कड़ा विरोध कर रहा है। हाँ, भारत विरोध कर रहा है। तो क्या हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं? मतलब जब हमें निवेश चाहिए तो हम निवेश को आसान बनाने वाले नियम का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें ना, तो इसके पीछे एक गहरी संरचनात्मक चिंता है। भारत पारंपरिक रूप से WTO में एक रक्षात्मक या डिफेंसिव रुख अपनाता रहा है। भारत का डर यह है कि IFD जैसे बहुपक्षीय समझौते अक्सर विकसित देशों द्वारा ऐसे नियम थोपने का जरिया बन जाते हैं जो भविष्य में हमारे घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा। भारत का तर्क है कि WTO में किसी भी नए मुद्दे को शामिल करने से पहले पुराने और जो लंबित मुद्दे हैं उनको सुलझाया जाना चाहिए। विशेषकर कृषि सब्सिडी से जुड़े मुद्दे जो हमारे किसानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। तो ये एक तरह का कूटनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? हाँ, कह सकते हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब ये रणनीति बहुत पुरानी हो चुकी है। संपादकीय में इसी बात पर जोर दिया गया है कि भारत को अब एक व्यवहारिक यानी प्रैग्मैटिक दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। मतलब अब जिद छोड़नी होगी। एग्जैक्टली। दुनिया अब WTO में सभी देशों की सर्वसम्मति का इंतजार नहीं कर रही है। देश अब आपस में छोटे गुट बनाकर व्यापार समझौते कर रहे हैं। अगर भारत IFD का विरोध करता है तो विदेशी निवेशक उन देशों में चले जाएंगे जो इन नियमों को आसान बना रहे हैं, जैसे वियतनाम या बांग्लादेश। तो भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? मतलब एक व्यवहारिक दृष्टिकोण असल में कैसा दिखता है? व्यवहारिक होने का सीधा सा मतलब है अपनी लाल लकीरों से बाहर आना। हाल ही में भारत ने यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ के साथ जो समझौते किए हैं वो बहुत अच्छे संकेत हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को CPTPP जैसे बड़े बहुपक्षीय समझौतों में शामिल होने पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हमें अपनी बढ़ती और जो बेरोजगार आबादी है उसे रोजगार देना है तो हमें एक्सपोर्ट आधारित विकास का रास्ता अपनाना ही होगा। मतलब अपने दरवाजे खोलने होंगे। हाँ, हमें अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोलने होंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन के नियमों के साथ तालमेल बिठाना होगा। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटें तो ये साफ हो जाता है कि कोई भी खबर एकाकी नहीं है। मतलब हमने शुरुआत की थी एक धीमी गति से बढ़ती और उम्र दराज होती हुई आबादी से, जहां लाखों युवा एक डिग्री लेकर डेस्क जॉब के इंतजार में बैठे हैं। बिल्कुल। फिर हमने देखा कि जब ये एक बड़ी आबादी स्थानीय प्रशासन से निराश होती है तो कैसे हमारी सर्वोच्च अदालत को धार्मिक स्थलों के टाइम टेबल बनाने और गरिमापूर्ण मृत्यु जैसे मामलों पर प्रशासनिक फैसले लेने पड़ते हैं। और
फिर हमने ये समझा कि कैसे ये पूरा आंतरिक ढांचा बाहरी झटकों के प्रति कितना संवेदनशील है। मिडिल ईस्ट में बैठा कोई तानाशाह या वहां चल रहा कोई युद्ध सीधे हमारे घर के गैस सिलेंडर को 10% महंगा कर देता है। और अंततः इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए भारत को विदेशी पूंजी की सख्त जरूरत है, जिसके लिए हमें विश्व व्यापार संगठन में अपने पुराने और रक्षात्मक रवैये को छोड़कर एक नई और आक्रामक व्यापार नीति अपनानी होगी। ये सारी जानकारी और इन कड़ियों को जोड़ना इसलिए अहम है क्योंकि चाहे वो खाड़ी देशों की राजनीति हो या जिनेवा में चल रही WTO की बैठक, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। ये सीधे तौर पर श्रोताओं के रोजगार, उनकी रसोई और उनके भविष्य को प्रभावित कर रही हैं। बिल्कुल, इन सभी मुद्दों का आपस में एक गहरा कॉज एंड इफेक्ट संबंध है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए एक कुशल समाज और एक सुचारू प्रशासन दोनों की जरूरत होती है। और आज की इन सभी रिपोर्ट्स और विश्लेषणों से गुजरने के बाद एक बहुत बड़ा और चुभने वाला सवाल सामने आता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। वो क्या है? हम बार बार बात कर रहे हैं कि हमें बाहरी दुनिया के झटकों से बचने के लिए आत्मनिर्भर बनना है। हमें अपनी ऊर्जा खुद बनानी है, अपनी टेक कंपनियां खड़ी करनी है। लेकिन क्या हमारी मौजूदा शिक्षा और सामाजिक प्रणाली, जो आज भी सिर्फ हेडवर्क या एयर कंडीशन कमरों वाली नौकरियों को ही सम्मान देती है, क्या वो वास्तव में उन इनोवेटर्स, उन ग्राउंड लेवल टेक्नीशियंस और उन बिल्डर्स को तैयार कर रही है जो असल में भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है। या फिर हम सिर्फ और सिर्फ विदेशी कंपनियों के लिए डेटा एंट्री करने वाले और हुक्म मानने वाले आज्ञाकारी कर्मचारी पैदा कर रहे हैं? अगर उस फैक्ट्री में मशीन चलाने वाला ही कोई नहीं होगा तो वो फैक्ट्री कभी दुनिया का मुकाबला कैसे करेगी?